हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। स्टोमेटा मूवमेंट की अपन बात कर रहे थे। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग या ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसमें अपन 2 हाइपोथेसिस के बारे में बात कर चुके थे। फर्स्ट हाइपोथेसिस जो थी वो स्टार शुगर हाइपोथेसिस थी, जो कि जेडी सायरे द्वारा दी गई थी, और दूसरी जो है वो थी स्टीवर्ट हाइपोथेसिस, और थर्ड जो है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी है। इस थ्योरी में जो है जो स्टोमेटा ओपन होते हैं उसके पीछे जो मेन रीजन होता है वो एक्टिव पोटेशियम आयन होते हैं। ये जो थ्योरी थी ये सबसे पहले प्रपोज की थी एमेमोरा एंड फ्यूजिना, 2 साइंटिस्ट थे, एमेमोरा और फ्यूजिना, जिन्होंने मिलकर ये थ्योरी दी थी। बाद में जो है इसको जो डिस्क्राइब किया था लेविट ने डिस्क्राइब किया था पूरी तरह से, यानी कि इसको जो मॉडिफाइड किया था वो लेविट ने मॉडिफाई किया था। बाकी स्टार्टिंग जो है इमेमोरा और फ्यूजिनो ने जो है इसको स्टार्टिंग दी थी। इट इज़ अ मॉडर्न एंड द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ द स्टोमेटल ओपनिंग, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द स्टोमेटा ओपन बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। अब इसमें स्टोमेटा जो है फॉलोइंग मैकेनिज्म है उसके थ्रू जो है ओपन होते हैं। इसमें कुछ नया कंसेप्ट दिया गया है। सबसे पहले इसमें है फर्स्ट पॉइंट, क्या क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन द लीव्स एक्सपोज इन लाइट, जैसे लाइट में एक्सपोज होती है, द मैलिक एसिड इज़ फॉर्म्ड इन गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर मैलिक एसिड बनना शुरू हो जाता है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस होता है और उससे जो है मैलिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। देन मैलिक एसिड डिसोशिएट इनटू द मैलेट एंड हाइड्रोजन। इसके बाद में मैलिक एसिड जो है टूट जाता है मैलेट में और हाइड्रोजन में। जैसे ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिलीज होता है तो पोटेशियम आयन एंटर इनटू द गार्ड सेल। पोटेशियम आयन इसके अंदर एंटर करना शुरू हो जाता है फ्रॉम द सब्सिडरी सेल्स, जो बाहर उसके आसपास वाली सेल्स होती है उनसे पोटेशियम आयन अंदर आना शुरू हो जाता है। एंड H+ आयन एग्जिस्ट फ्रॉम द गार्ड सेल, और H+ आयन वहाँ से बाहर जाना शुरू हो जाता है, और इसी को ही हम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पोटेशियम एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि पोटेशियम आयन जो है अंदर की तरफ आता है और H+ अंदर की तरफ चला जाता है। इट इज़ नोन एज एक्टिव आयन एक्सचेंज, इसी को एक्टिव आयन एक्सचेंज के नेम से जानते हैं। पोटेशियम आयन रिएक्ट विद मैलेट एंड फॉर्म पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम आयन जो है वो रिएक्ट करता है मैलेट के साथ और पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन करता है, और ये पोटेशियम मैलेट जो है ये गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देता है, और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने से गार्ड सेल की डीपीटी बढ़ जाती है, और डीपीटी बढ़ने से जो है ये वाटर जो है अंदर की तरफ खींचना शुरू कर देती है, और जिससे ये फूल जाती है, और जैसे ये गार्ड सेल फूलती है तो ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो इस फॉर्म में भी इसको दे रखा है दिन इन डे। दिन में क्या होता है, नंबर 1 पॉइंट जो होता है फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बनता है गार्ड सेल के अंदर स्टार्च के टूटने से। फिर ये मैलिक एसिड ब्रेक डाउन होता है मैलेट और H+ आयन में। अब यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, पोटेशियम आयन अंदर आता है और H+ आयन बाहर चले जाते हैं, और ये पोटेशियम मैलेट बन जाता है, और जिससे डीपीटी बढ़ जाती है, और डीपीटी बढ़ने से जो है वाटर जो है अंदर की तरफ एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे गार्ड सेल जो है फूल जाती है, टर्जिट हो जाती है, और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी इसको दे रखा है, या रे डायग्राम की फॉर्म में भी इसको दे रखा है, तो आप इस तरह से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब इसके अपोजिट नाइट में क्या होता है, जैसे नाइट होती है तो इसमें CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, विच डिक्रीज द pH
जिससे पीएच जो है वापस डिक्रीज हो जाती है। सो पोटेशियम मेलेट अगेन ब्रेक डाउन इन मेलेट। अब इससे जो है पोटेशियम मेलेट जो है फिर से टूट जाता है मेलेट और पोटेशियम में, और यहाँ फिर से एक्सचेंज होता है। पोटेशियम बाहर जाता है गार्ड सेल के अंदर और H+ आयन अंदर से अंदर की तरफ आ जाता है, और जिससे क्या होता है इसकी DPD कम हो जाती है, और DPD कम होने से वाटर जो है बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है और स्टोमेटा जो है वो फ्लैशिड हो जाते हैं। स्टोमेटा की जो गार्ड सेल है वो फ्लैशिड हो जाती है और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट ही उसके अंदर होता है। फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी इसको दे रखा है। देखिए इन नाइट में क्या होता है, CO2 कंसनट्रेशन इंक्रीज, इससे pH डिक्रीज़ होती है। pH से पोटेशियम मेलेट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है मेलेट में और पोटेशियम में। एग्जिट ऑफ पोटेशियम आयन बाहर जाता है, H+ आयन एंटर। H+ आयन यानी इन दोनों का एक्सचेंज होता है, एंड ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन डिक्रीज इनटू द गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। DPD डिक्रीज, जिससे DPD डिक्रीज हो जाती है, एंड गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, और गार्ड सेल फिर से फ्लैसिड हो जाती है और स्टोमेटा बिकम क्लोज, और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो नाइट में जस्ट उसका उल्टा होता है और स्टोमेटा क्लोज होते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है सबसे ज़्यादा वैलिड थ्योरी है, सबसे ज़्यादा मान्य थ्योरी है, और इसी थ्योरी को ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। दोनों थ्योरीज को भी पूछा जा सकता है, बट इसके चांसेस जो है सबसे ज़्यादा होते हैं। अब ट्रांसपिरेशन को कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं? बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो ट्रांसपिरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें इसको जो है हमने जो 2 पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया है, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं, बाहर वाले फैक्टर। लाइट, सिंपल सी बात है कि लाइट या स्पेशली सनलाइट की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन वेपर बनने की जो है वो वेपर बनने की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इसे सीधा लाइट के बढ़ने से ट्रांसपिरेशन बढ़ता चला जाएगा। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लाइट के ट्रांसपिरेशन की रेट। विंड, हवा चलेगी तो हवा जैसे हवा तेज चलती है तो मॉइस्ट एयर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, मॉइस्ट एयर की जगह ड्राई एयर आ जाती है, और ड्राई एयर आने की वजह से जो है ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाती है। तो ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तब भी ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ती है, तो ट्रांसपिरेशन की रेट जो है विंड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद में अवेलेबिलिटी ऑफ सोइल वाटर, सोइल के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है उसके ऊपर भी जो है डिपेंड करेगा। सोइल के अंदर पर्याप्त वाटर है तो जो है ट्रांसपिरेशन रेट बहुत अच्छी होती है, और जैसे जैसे वाटर की लेवल डाउन होती चली जाती है वैसे वैसे ट्रांसपिरेशन की रेट डाउन होती चली जाती है। टेम्परेचर लाइट से सीधा प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर बढ़ने से ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ेगी क्योंकि वेपर बनने की जो रेट है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। अब इंटरनल फैक्टर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ज़्यादातर प्लांट के अंदर जो और स्पेशली जो डेजर्ट प्लांट हैं जिन्हें हम ज़ीरोफाइट के नेम से भी जानते हैं, उन ज़ीरोफाइट जो होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल उनकी लीफ पे स्पेशल स्ट्रक्चर्स बन जाती है जो स्टोमेटा को जो है ट्रांसपिरेशन को कम करने का काम करती है। जैसे मोटी की थिक क्यूटिकल बन जाती है, वैक्स की कोटिंग चारों तरफ हो जाती है उसकी लीव्स पर। संकन स्टोमेटा अंदर की तरफ धंस जाते हैं। कवरिंग ऑफ डेड हेयर्स, उनके चारों तरफ डेड हेयर की कवरिंग हो जाती है लीव्स पे। तो ये सब मिलकर जो है ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है उसको कम करते हैं और वाटर को जो स्टोर करने का काम करते हैं। दूसरा, रूट शूट्स रेशो, रूट और शूट का क्या रेशो है इसका भी डायरेक्टली इफेक्ट होता है। इंक्रीज इन द रूट शूट रेशो इंक्रीज द ट्रांसपिरेशन। रूट शूट रेशो यानी रूट शूट अगर ज़्यादा बड़ी है रूट कम है तो फिर ये ट्रांसपिरेशन की रेट को बढ़ाता है, और रूट ज़्यादा बड़ी है और शूट जो है छोटा है तो फिर ट्रांसपिरेशन की रेट को घटाता है। नॉर्मली अपन देखते हैं कि जो हमारे आसपास जो प्लांट होते हैं उनका रूट सिस्टम
सूट सिस्टम के अपेक्षा जो है बहुत छोटा होता है, तो इनमें ट्रांसपिरेशन की रेट ज़्यादा होती है। और इसी तरह से अपन डेजर्ट प्लांट की बात करें, जीरोफिटिक प्लांट की बात करें, तो वहाँ प्लांट छोटे छोटे होते हैं, उनका रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, तो वहाँ ट्रांसपिरेशन की रेट कम होती है। इसके बाद में लीफ ओरिएंटेशन, लीफ किस तरह से लाइट में एक्सपोज हो रही है, ये चीज़ भी जो है सीधी इफ़ेक्ट करती है ट्रांसपिरेशन को। लाइट जो है किस एंगल से, जो है सनलाइट किस एंगल से लीव्स के ऊपर गिर रही है, ये सीधा सीधा इफ़ेक्ट करती है। वैसे ज़्यादातर प्लांट के अंदर लाइट जो है वो सीधी आके गिरती है, क्योंकि उनका पैटर्न इस तरह से होता है कि लाइट ज़्यादा से ज़्यादा, लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज हो ताकि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उस हिसाब से जो है ये प्लांट का जो ओरिएंटेशन ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लाइट में एक्सपोज होती है, जो कि प्लांट के लिए ट्रांसपिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मफुल होता है। कुछ प्लांट के अंदर जो है ये इस तरह के ओरिएंटेशन होने से ट्रांसपिरेशन की वजह से रोलिंग हो जाती है, वेल्टिंग हो जाती है, और इनका लीफ जो होती है वो लटक सी जाती है, मतलब इस तरह से मुरझा जाती है। कुछ प्लांट जो होते हैं उनमें इस तरह का ओरिएंटेशन होता है, वो शेडो प्लांट्स होते हैं जो छाया वाले स्थानों पे उगने का काम करते हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के बेनिफिशियल क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या उससे, देखिए सिंपल सी बात है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बढ़ती है, जिससे प्लांट की बहुत सारी एक्टिविटीज़ वाटर की प्रेजेंस में होती है। हालांकि जो वाटर एब्जॉर्ब होता है उसका 2% ही वहाँ पर यूजेबल होता है, बाकी तो सब बेकार हो जाता है, पर फिर भी वो 2% भी हमें इसी से मिलता है। इसके अलावा वाटर के साथ साथ मिनरल्स जो है वो भी प्लांट को इसी ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही मिल पाते हैं। ट्रांसपिरेशन कूल डाउन, अब ये ट्रांसपिरेशन में एयर वाटर जो निकलता है वो वेपर की फॉर्म में निकलता है, और उस समय वहाँ पर आसपास के एरिया में कूलिंग आ जाती है, तो आसपास के एरिया को ठंडक देने का काम भी ये होता है। आपको पता होगा गांव में लोग गर्मियों के दिनों में पेड़ों के नीचे जाके सोते हैं, कूलर वगैरह होते नहीं हैं, तो पेड़ों के नीचे जाके सोते हैं, तो वहाँ ये जो पेड़ होते हैं इनके आसपास वाला एरिया अपने आप ही ठंडा होता है, तो ये टेम्परेचर को डाउन कर देता है, जिससे लोग व्यक्ति जो है गर्मियों के दिनों में पेड़ के नीचे राहत प्राप्त करते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर, ज़्यादा वाटर होता है तो वो भी अर्थ से जो है रिमूव कर दिया जाता है, तो ये 4 प्रॉफिट इसके हैं। इसके अलावा कुछ हार्मफुल भी है सही इसके इफ़ेक्ट। अंडर कंडीशन ऑफ reduced water absorption, high rate of transpiration result the temperature wilting may be lead to permanent wilting cause the death of the plant। सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी से पौधे सूख जाते हैं, पौधे के लीव्स में विल्टिंग हो जाती है, पहले मुरझाते हैं और फिर सूख जाते हैं। और गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, आपने देखा गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर प्लांट जो है वो सूख जाते हैं, वो इसी वजह से सूखते हैं। इसके बाद में बात करेंगे अपन नेक्स्ट गटेशन। गटेशन भी देखिए इसी से रिलेटेड है। लीफ की सरफेस से जो है वाटर अगर लिक्विड की फॉर्म में बाहर आता है तो इसको हम गटेशन के नेम से जानते हैं। तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ टिप है, सॉरी, फ्रॉम द टिप ऑफ लीफ और द मार्जिन ऑफ द लीफ फ्रॉम द वाटर ड्रॉपलेट। पानी की बूंद के रूप में इसके मार्जिन से, लीफ के मार्जिन से अगर पानी बाहर निकलता है तो इसको हम गटेशन के नेम से जानते हैं। नॉर्मली आपने सर्दियों के दिनों में ओस की बूंदी जो देखी होगी, ओस की बूंदों की तरह ही लीफ के जो किनारे होते हैं उन किनारों पर ये पानी पाया जाता है, छोटी छोटी घास में, उसको गटेशन के नेम से हम जानते हैं। इट इज़ क्लियरली ऑब्जर्व इनटू द लीफ ऑफ पोटैटो, कोलोकेशिया एंड अदर हर्बिशियस प्लांट इन द मॉर्निंग टाइम। सुबह सुबह जो है हम छोटे प्लांट्स में इनको देख सकते हैं। द टर्म इज कॉइंड बाय बर्गरस्टेन। बर्गरस्टेन ने सबसे पहले टर्म दी थी। गटेशन अकर फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीफ थ्रू द स्पेशल पोर्स। ये जो गटेशन होता है, लीफ में स्पेशल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ये निकलता है।
पानी जो है बाहर की तरफ रिलीज होता है। द मार्जिन ऑफ लीफ थ्रू द स्पेशल पोर विच आर ऑलवेज ओपन नोन एज हाइड्रोथोर्स। तो गटेशन जो होता है ये बाहर की तरफ रिलीज होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके थ्रू, और इन्हीं को ही हम हाइड्रोथोर्स के नाम से जानते हैं। और वाटर स्टोमेटा भी इनको कहते हैं। देयर इज अ ग्रुप ऑफ सेल नियर द हाइड्रोथोर्स। बहुत सारी सेल होती है हाइड्रोथोर्स के पास में, आर नोन एज एपिथीम सेल्स के नाम से जानते हैं। द हाइड्रोथोर के आसपास जो सेल्स होती है उन सेल्स को एपिथीम सेल्स के नाम से जाना जाता है। गटेशन अकर ड्यू टू द रूट प्रेशर। ये जो है मेनली रूट प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि नाइट में जो है पानी ज़्यादा हो जाता है और रूट प्रेशर ऑटोमेटिक बनता है, जिससे वाटर जो है अपवर्ड ऊपर की तरफ चढ़ता है कैपिलरी इफेक्ट की वजह से, और फिर वो जो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर वहाँ पर पहुँचता है वो जो हाइड्रोथोर्स होते हैं उनके थ्रू जो है बाहर की तरफ निकलता है। गटेशन अकर ड्यू टू द रूट प्रेशर एंड वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द गटेशन इज़ नॉट प्योर, इट इज़ कंटेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट। ये जो पानी यहाँ पर निकलता है वो प्योर नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। देखिए लीफ होती है, इस लीफ पर इस तरह से बहुत सारे इसके लेमिना जो होते हैं वहाँ पर जो है बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इन पोर्स को ही, ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं इन्हीं को ही हम लेंटिकल्स के नाम से जानते हैं। ये लेंटिकल्स स्पेशली इस तरह से होते हैं, ये पोर केविटी होती है, इस तरह की गार्ड सेल, नॉन फंक्शनिंग गार्ड सेल टाइप की होती है, और ये जो सेल्स होती है जिनके बीच में ये होता है इन्हें एपिथेलियम सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अपन को देखनी है इसके अंदर। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग सिंपल सी वही हमारे तरह जैसे ब्लीडिंग होती है, कहीं कट लग जाता है तो वहाँ से जैसे कट लगता है तो जो है उस जगह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। उसी तरह से प्लांट में भी होता है कि कुछ जगह पे इंजरी हो जाती है और चोट लग जाती है, तो वहाँ से जो है उसका जो उसमें जो लिक्विड होता है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, इसी को ब्लीडिंग कहते हैं। तो कमिंग आउट ऑफ सेप फ्रॉम द डैमेज और इंजर्ड पार्ट ऑफ द सेल इज़ द कॉल्ड ब्लीडिंग। तो प्लांट के उस पार्ट से, इंजर्ड पार्ट से, जो डैमेज पार्ट होता है वहाँ से सेप यानी वाटर के साथ कुछ मिनरल्स बाहर आते हैं, उसी को ब्लीडिंग कहते हैं। ड्यू टू द रूट प्रेशर द सेप इन द जाइलम वेसल्स और प्लांट रिमेन इन पॉजिटिव टेंशन। रूट प्रेशर की वजह से हमेशा वहाँ प्रेशर बना हुआ रहता है। ड्यू टू द कट एंड इंजरी द सेप बिगिन आउट फ्रॉम द जाइलम वेसल्स। और जैसे कट लगता है तो वो सेप जो है जाइलम के थ्रू बाहर आ जाता है। एग्जाम्पल लेटेक्स फ्रॉम द रबर, टोडी फ्रॉम द पाम। लेटेक्स जैसे कट लगता है तो गोंद वगैरह बाहर आ जाता है, लेटेक्स बाहर की तरफ आ जाता है। इसी तरह से टोडी जो होती है, पाम के जो पेड़ होते हैं साउथ इंडिया के अंदर, पाम के जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर जो है कट लगा के मटकी बांध दी जाती है, और उसमें से पानी में, उस पाम के पेड़ में से पानी झर झर के मटकी में इकट्ठा हो जाता है, उसको टोडी कहा जाता है। और उसको पिया जाता है, वो बहुत अच्छा जो है ड्रिंक वहाँ पर माना जाता है मॉर्निंग में पीने के लिए। बट उसको शाम को जब पीते हैं ना तो दिन भर में फर्मेंटेशन होने की वजह से वो टोडी जो है वो अल्कोहल में बदल जाती है। अल्कोहल जैसी वो हो जाती है, थोड़ी सी फर्मेंटेशन होने की वजह से अल्कोहल बन जाता है, और फिर वो सुबह तो वो अच्छी होती है, नॉर्मल दूध की तरह मानी जाती है पीने के लिए, और शाम को जो है वो शराब की तरह काम करती है। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन कल बात करेंगे।